Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, economics teacher. Today we will do चैप्टर नंबर 7 रहेगा आज हमारा, और यह क्लास 12th रहेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट करेंगे। इसमें कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखो जैसे डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, डिफरेंट कॉस्ट मतलब जिसमें हम बंदी लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये कॉस्ट जनरेट कैसे होती है। देखो आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें आपका जो कच्चा माल होता है उनकी, और कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन पर जो हम खर्च करते हैं, खर्च करने से जो हमारी लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट पढ़ते हैं इसका। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ये कह रहा है कि उत्पादन में आगतों की आवश्यकता होती है। ये दो तरह के होते हैं। कारक आगत, कारक मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, जिन्हें उत्पादन में कारक कहा जाता है। और गैर कारक इसमें आएगा हमारा कच्चा माल। एक उत्पाद एक वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिए कारक एवं गैर कारक आगतों पर जो खर्च किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट देखो ये कह रहा है कि cost refers in the expenditure incurred by a producer explicit and implicit on the factor as well as non-factor input for a given amount of output as or a commodity. ठीक है, explicit and implicit cost। जैसे हम स्वयं ये कह रहा है कि सभी आगतें जो हमारी इनपुट्स होती है बाज़ार से नहीं खरीदी जा सकती हैं। एक उत्पादक स्वयं ऑनर्ड मतलब जो स्वयं ऑनर्ड जो व्यक्ति होता है, स्वयं जो उत्पादन यानी कि जो उत्पादन करता है वो इन आगतों का प्रयोग करता है। यानी कि वो हर चीज़ जो है स्वयं नहीं बना सकता है, इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, कहना चाह रहा है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे हम बाज़ार से श्रमिक ले आते हैं, भाड़े के ऊपर ले आते हैं, भाई काम करवाना, हमें मकान बनवाना और कुछ है, तो उसमें हम पैसा तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लेबर भी चाहिएगा। तो उसको हम क्या करेंगे? भाड़े पर ही तो लाएंगे। तो उसके उनको उस चीज़ को बनाने के लिए उनको हमने जो पैसे दिया यानी कि वो हमारी एक कॉस्ट के रूप में जनरेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भूमि पर काम करवाने के लिए जो भाड़े पर मजदूर ले आते हैं वो। ठीक है, तो ये इस लागत को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ना क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि आपको ये दे देंगे भाड़े पर मजदूर और इस तरह की कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, तो ये पूछेंगे कि ये किस तरह की कॉस्ट होती है। कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि स्पष्ट लागत। उत्पादक द्वारा स्वयं स्वामित्व के आगतों प्रयोग किए गए अनुमानित खर्च को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अर्थशास्त्र में कुल लागत के आकलन में स्पष्ट तथा निहित दोनों लागतों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में स्पष्ट और निहित दोनों लागतों को शामिल किया जाता है। इनकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों लागत शामिल होती है। उसके बाद कह रहा है कि अर्थशास्त्र में लागत को अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होती है भाई? जैसे हम किसी चीज़ की एक एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर खर्च करते हैं, यानी कि हम दो और दूसरी कॉस्ट हमारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर लागत। अवसर लागत को हम क्या है? एक दूसरी वस्तु के रूप में, त्याग के रूप में जाना जाता है। जैसे किसी चीज़ की हमें एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है, उसके लिए क्या करेंगे? हमें एक दूसरी यूनिट का यानी कि एक्स वाई दो वस्तुएं हमारे पास, तो वाई की ज़्यादा लेनी है तो हम एक्स की कुछ इकाइयों का त्याग करते, तो वो क्या कहलाती है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। कि हमने वाई वस्तु की ज़्यादा यूनिट्स यूज़ करने के लिए एक्स वस्तु की यूनिट्स का त्याग कर दिया, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो ठीक है भाई, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और हमने जाना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? स्पष्ट लागत और निहित लागत। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बाजार से भाड़े पर खरीदे गए आगतों को अवसर लागत इसमें आती है, एक्सप्लिसिट में आती है। और बाजार से भाड़े पर लेके खरीदे गई आगतों के लिए फर्मों द्वारा अन्य को भुगतान करना भी किस में आता है? एक्सप्लिसिट लागत में आता है। अब आती है निहित यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट। निहित मतलब स्वयं के स्वामित्व के आगतों को प्रयोग करने की अवसर लागत कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। स्व स्वामित्व आगतों की बाजार कीमत और उनके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के रूप में जो यूज़ की जाती है उसको हम निहित लागत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दिखा रखा है भी फॉर्मूला क्या है? कुल लागत इज इक्वल टू अवसर लागत, स्पष्ट लागत प्लस निहित लागत। तो अवसर लागत में हम दोनों को शामिल करते हैं। तो ये हमारी आगतों के लिए खरीदे एक दूसरे को भुगतान इतना किया गया है, और ये स्वयं स्वामित्व के लिए आगतों का मूल्य उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के रूप में ये इतना किया। उद्यम की स्वयं की सेवाएं हमारी इतनी है, तो टोटल कितनी आ गई हमारी? 50,000। तो कुल लागत देखो ये आती है हमारी 1 लाख प्लस 90, तो ये हमारी
तो ये भी हमारी 10 लाख के आसपास आ गई है कुल लागत, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट में देखते हैं, उसके बाद पहले जान लेते हैं विक्रय लागत और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। विक्रय लागत उत्पादन लागतों से भिन्न होती है। विक्रय लागत वे लागत होती हैं जो उत्पादक द्वारा किसी भी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए की जाती है। सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट आप मानकर चल सकते हैं किसी भी चीज़ की हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम सेलिंग कॉस्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये देखो क्या भी रहा है, विज्ञापन पर किया गया व्यय विक्रय लागतों का एक महत्वपूर्ण घटक है, हम हिस्सा उसको बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रचार करते हैं उसके ऊपर विज्ञापन के ऊपर जो खर्च करते हैं वो हमारी सेलिंग कॉस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट से हम उस कॉस्ट को कह सकते हैं जो कि उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कारक आगत एवं गैर कारक आगतों पर किए जाने वाला जो खर्च होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक चीज़ को बनाने में जो खर्च आता है उसको हम क्या कहलाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद आइए भैया हम समझते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट में हम कैसे निकालते हैं, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, ठीक है। शॉर्ट मतलब एक समय की शॉर्ट अवधि के अंतर्गत तो दो चीज़ों को शामिल किया जाता है इसमें, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत। देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड, देखो आगे ये फिक्स ही रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये वेरिएबल इनकी परिवर्तनशील होती है। उसके बाद देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कुल खर्चों का जोड़ होता है जो उत्पादक के उत्पादन को स्थिर कारकों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है। फिक्स्ड कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हेनिंग ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है भाई। उसके बाद आती है हमारी ये, यहाँ इसको हम इन्हें पूरक लागत यानी कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट एवं अप्रत्यक्ष कॉस्ट भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग डिफरेंट नाम बताएं और यही आप जैसे जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। और साथ में देखो ये दे रखा है इंपॉर्टेंट सा कुछ कॉलम में, ये कह रहा है कि मशीन और प्लांट पर किया गया वह हमारा जो फिक्स्ड के अंतर्गत आता है। भूमि इमारतों पर किया गया वह लाइसेंस फीस और संबंधित खर्चे जो स्थायी कर्मचारियों की मजदूरी है हमारी किस में आती है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। ये भी एग्जाम में फीस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूँ का एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। वही दे रखा है इसमें ऊपर जो हम मैंने अभी आपको उस कॉलम में बताया था कि किराया स्थायी कर्मचारी को मजदूरी है लाइसेंस फीस हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आ गया TFC को देखो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाया गया है वो, ठीक है। 10 है तो वो 10 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। यानी कि 864 तक नहीं जाएगी वो, टोटल फिक्स्ड वो 10 है तो 10 ही रहेगी, ठीक, चेंज नहीं होती है, ओके। उसके बाद ये आपको वो दी हुई है भाई एक मतलब डायग्राम्स टाइप वो, ठीक है। एक कॉलम में आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन की इकाइयाँ और दूसरी हमारी कुल लागत, यानी कि प्रोडक्शन इकाइयों में चेंज है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिक्स्ड है तो चेंज नहीं होगी। उसके बाद क्या है भाई, बंदी लागत तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आते हैं भाई वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है, परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील देखो जो परिवर्तनशील वह लागत है जो उत्पादन के परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूस ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। TVC देखो चेंज हो रही है, ये पहले जब 10 इकाई तो 1 थी, 2 है तो 20 है, जब हमने 4 इकाइयों का प्रोडक्शन किया तो ये हमारी 30 40 है यहाँ तक पहुँचाती हुई TVC। यानी कि जितनी भी इकाइयों का बढ़ाते जाएंगे आउटपुट को जो आप बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं ये टेबल दे रखी है इधर, देखो ये उत्पादन की इकाइयाँ, प्रोडक्शन इतना, एक इकाई का प्रोडक्शन करेंगे आउटपुट इतना है तो ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, ओके। ये डिफरेंस बता रखा है, ठीक है। ये बंदी लागत वो जो चेंज नहीं होती है, परिवर्तनशील लागत चेंज हो जाती है। इसमें उत्पादन शून्य हो अधिकतम वो बंदी लागत स्थिर रहती हैं, लेकिन उत्पादन शून्य होने पर लागत भी इसमें शून्य हो सकती है, ठीक है। जैसे कच्चे माल की लागत है, अस्थायी कर्मचारी को मजदूरी है, बिजली का बिल है, आप बिजली यूज़ नहीं करोगे तो उसकी लागत नहीं आएगी तो ज़ीरो भी हो सकती है। अस्थायी कर्मचारी को मजदूरी, अगर आप मजदूर लेबर लेके नहीं आओगे तो उसको आप क्या कहाँ से पैसे दोगे, नहीं दोगे ना, तो आपकी लागत जो है ज़ीरो रहेगी। लेकिन फिक्स जो है फिक्स ही रहता है, किराया है, स्थायी मजदूरी लाइसेंस प्लांट फीस ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसमें याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई एग्जाम में,
ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया अभी कंप्लीट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ, इसमें तीनों को दिखाया हुआ है अभी, ठीक है। टीएफसी, टीवीसी, सॉरी टीसी, टीवीसी और टीएफसी, ठीक है। अब देखो, टीएफसी तो हमने देखा था अभी फिक्स रहती है, ठीक है। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी ज़ीरो भी हो सकती है। उसके बाद जो टीसी है, टोटल कॉस्ट कभी भी ये ज़ीरो नहीं होती है। टैक्स देखो 10 से शुरू हो रही है और ऊपर तक बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इससे हम क्या नहीं, टोटल टीसी कैसे निकलती है हमारी, टीएफसी प्लस टीवीसी को जोड़ के, ठीक है। तो ये आपका तीनों जो है डायग्राम के थ्रू दिखाए हुए हैं। कंप्लीट हो गया अभी ये चैप्टर, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। देखो इस चैनल पर बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन जो डीएसएस वगैरह की तैयारी कर रहा है या किसी भी पीजीटी के लिए, एसटेट के लिए, एमपीटेट के लिए, आरटेट के लिए, पीजीटी के लिए, काफ़ी आपके लिए जो है ये वीडियो बेनिफिशियल रहेंगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।